Hello everyone, myself Jasleen from DNA Education, and today we are going to start the fourth chapter from our English book First Flight, The Diary of Anne Frank, which is written by Anne Frank. सो डायरी, ये जो चैप्टर है द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, ये जो स्टोरी है, ये पूरी स्टोरी जो है इसमें सब कुछ बताया जाता है कि जो एने फ्रैंक है ये सिर्फ और सिर्फ 13 ईयर ओल्ड गर्ल है और किस तरह से ये अपनी डायरी के अंदर अपने डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस लिखती है, किस तरह से ये अपनी डायरी के अंदर अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस उनके साथ में उनकी अच्छी मेमोरीज, उनकी वल्नरेबल मेमोरीज, वो सबको किस तरह से स्टोर करती है। दूसरी बात, ये जो स्टोरी है ये ऐसे जैसे हमारी बुक में यूजुअल स्टोरीज़ हैं जो हमारे पास जैसे मतलब स्टोरीज़ आती हैं या फिर हमारे पास पूरा जो उनकी लाइफ की जर्नी होती है, ये वैसी स्टोरी नहीं है। ये उनकी जो उन्होंने डायरी लिखी है, अपनी एने फ्रैंक ने जो डायरी लिखी है, ये उस डायरी में से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है। एने फ्रैंक की डेथ के बाद में जो उनके जो फादर हैं उन्होंने इस डायरी को पब्लिश करवाया था और इसके अंदर ये जो चैप्टर पूरा है ये उसमें से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि कभी आप लोगों ने डायरी लिखी है, आप लोगों को डायरी लिखना पसंद है? क्योंकि मुझे डायरी लिखना बहुत पसंद है और हम लोगों को सबको ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इन द एज ऑफ 13, इन द एज ऑफ 12 और इन द एज ऑफ 15 से ही डायरी लिखना बहुत पसंद होता है। क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को या अपनी बातों को सबसे शेयर नहीं कर सकते, तो उनके पास सबसे अच्छा एक तरीका होता है अपनी बातों को खुद से शेयर करने का या अपनी बातों को किसी अच्छे फ्रेंड से शेयर करने का, कि वो डायरी लिखते हैं। सो ये जो डायरी है एने फ्रैंक की, अब कई बच्चों के माइंड में ये चीज़ें भी आएंगी कि एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल की डायरी को ऐसे पब्लिश क्यों करवाया गया, ऐसा उसने क्या लिखा कि वो जो डायरी है उसको पब्लिश करवाया गया। सो यही इस डायरी की सबसे ज़्यादा जो है वो खास बात है, यही इस डायरी की यूनिक चीज़ है कि ये जो 13 ईयर ओल्ड गर्ल की लिखी हुई डायरी है द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, जब आप इसके नोट्स को पढ़ोगे या जो चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, जिस तरह से उसने अपनी बातों को कोट किया है, ऐसा लगेगा ही नहीं हमें कि ये जो डायरी है किसी 13 ईयर ओल्ड गर्ल ने लिखी है। उसमें कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड्स या कुछ फ्रेसेस उन्होंने ऐसे यूज़ किए हैं जो कभी कोई मान ही नहीं सकता कि ये जो बातें हैं किसी 13 ईयर ओल्ड गर्ल के दिमाग में आई होंगी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑथर के बारे में, जो एने फ्रैंक है 13 ईयर ओल्ड गर्ल, हम इसके बारे में बात करते हैं। एने फ्रैंक वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929 इन फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। शी वॉज अ जर्मन बॉर्न डायरिस्ट। अब जो एने फ्रैंक है वो कहाँ से उनको डायरी लिखने का मोटिवेशन मिला? सबसे पहली बात तो जब एने फ्रैंक का 13th बर्थडे था तो उनके फादर ने उन्हें डायरी गिफ्ट की थी। और एने फ्रैंक वॉज अ पर्सन जो बहुत ही टॉकेटिव है, जो उनके टीचर, आगे चल के हम पढ़ेंगे, उनके टीचर ने उनको एक नाम भी दिया था चैटरबॉक्स का। वो बहुत बातें करती हैं, लेकिन वो बहुत लंबे टाइम से एक अच्छे फ्रेंड की तलाश कर रही थी। वो सर्च कर रही थी कि उन्हें कोई ऐसा फ्रेंड मिले, कोई बहुत अच्छा दोस्त जिनसे वो अपनी सारी बातों को जो है वो शेयर कर सके, जिससे वो अपने जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उसके मन में जितनी भी बातें आती है, अपनी म्यूजिक को, अपनी सोच को भी वो बाकी सब लोगों से जो है वो शेयर कर सके। लेकिन उनको ऐसा कोई फ्रेंड नहीं मिल रहा था। लेकिन जब 13 ईयर ओल्ड गर्ल को उनके फादर ने एक डायरी गिफ्ट की तो एने फ्रैंक ने उसी डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड, अपना पर्सनल, अपना मोर लॉन्ग वेटेड फ्रेंड जो है उसको समझ लिया। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एने फ्रैंक जो है वो एक जूइश गर्ल है और ये जो एक्सट्रैक्ट है, जो डायरी का जो इंसिडेंट्स इसमें दिया गया है, ये कब का है? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का है। हमें पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मन में जो है नाजीज का रूल था। नाजीज के जो लीडर हैं हिटलर, वो वहाँ पर रूल कर रहे थे और वो जो है वो जूइश लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, जिसके कारण जो लोग उन्हें पसंद नहीं होते थे वो उनको कंट्रोल सेंटर में भेज दिया करते थे। अब कंट्रोल सेंटर क्या होता है? यहाँ पर जो है लोगों को टॉर्चर किया जाता है। ये पॉलिटिक रीजन के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। जैसे कोई पर्सन अगर है हिटलर की, मतलब जो वो लीडर है, पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं मानता है, या जो लोग उनको पसंद नहीं है, जो उनको क्रिटिसाइज करते हैं, या जो लोग उनके अगेंस्ट खड़े होते हैं, जैसे कि जूइश लोग जो है वो हिटलर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, तो बिना किसी रीज़न के या फिर कोई भी छोटा मोटा रीज़न ढूंढ के उन लोगों को कंट्रोल सेंटर भेजने की कोशिश करता था, उनको वहाँ पर टॉर्चर किया जाता था। और सबसे बुरी चीज़ वहाँ की ये थी कंट्रोल सेंटर की, कहा जाता था कि जो लोग वहाँ पर जाते हैं वो वहाँ से मुड़ के, वहाँ से जो है निकल के कभी भी वापस नहीं आ पाते, क्योंकि वहाँ पर इतना टॉर्चर किया जाता है, उन लोगों को इतना परेशान किया जाता है कि वो वापस वहाँ से निकल के आ ही नहीं पाते। वो उस टॉर्चर के कारण ही वहीं पर ही उनकी डेथ हो जाती है। और
अब एने फ्रैंक की भी वो 15 ईयर ओल्ड गर्ल की वहाँ पर उसी कंट्रोल सेंटर में जो है डेथ हो गई थी, लेकिन वहाँ से निकल के सिर्फ उनके जो फादर है एने फ्रैंक के, वो बाहर आ पाए थे और तब उन्हें ये जो है एने फ्रैंक की डायरी मिली थी। और जब उन्होंने ये डायरी पढ़ी उसके बाद उन्होंने इस डायरी को जो है ये उन्होंने पब्लिश करवाई थी। जो हिटलर है, हिटलर हेटेड दी जूइश कम्युनिटी, जो हमने अभी बात की कि हिटलर जो है उन्हें जूइश कम्युनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और जो एने फ्रैंक है उनकी डेथ हो गई थी इन दी एज ऑफ 15 ओनली इन 1945। ठीक है, सो यहीं पर हमने ऑथर के बारे में पढ़ लिया। अब हम लाइन बाय लाइन, मतलब कि जो हमारी, मैंने यहाँ पर नोट्स बनाए हैं प्रॉपर आपके लिए स्टोरी के प्रॉपर, सो हम यहाँ से अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पूरा एक्सट्रैक्ट जो है अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डायरी राइटिंग अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। अब डायरी राइटिंग स्ट्रेंज एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है, क्योंकि डायरी राइटिंग तो एक बहुत ही अडोरेबल, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस है जो कि हम सबको बहुत ही, मतलब हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको डायरी लिखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन अब ये स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों है? अब ये स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इसलिए है क्योंकि ये जो डायरी है एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल की लिखी हुई है और उस ओल्ड गर्ल का परसेप्शन क्या है, उसका माइंड कहता है नोबडी वुड टेक इंटरेस्ट इन द म्यूजिंग्स ऑफ 13 ईयर ओल्ड गर्ल। अब वो सोचती है कि मेरी सोच में, मेरी थिंकिंग में, मेरी थॉट्स में ऐसा क्या है जो मेरी, मतलब आई एम ओनली 13 ईयर्स ओल्ड और मेरी बातों में कोई भी इंटरेस्ट क्यों लेगा। हो सकता है अगर कोई मेरी बातों में इंटरेस्ट लेगा भी, या फिर वो चाहेगा कि मैं फटाफट अपनी बात खत्म कर दूँ, या मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ तो मैं नहीं बोलूँ, या फिर हो सकता है लोगों को लगे कि मैं बहुत ज़्यादा अपने बारे में बता रही हूँ, या फिर हो सकता है लोग मुझे बोले कि मैं बहुत ज़्यादा उनको बोर कर रही हूँ। सो इसलिए उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया बिकॉज उसको जो है, हो सकता है लोगों पे इतना ट्रस्ट नहीं था, उसको लगता था कि शायद लोग मेरी बातों को इतना पसंद नहीं करेंगे या फिर मेरे बोलने के तरीकों को वो इतना पसंद नहीं करेंगे। इसके अलावा जॉटेड डाउन ऑल हर पर्सनल एक्सपीरियंसेस इन अ डायरी। अब उन्होंने क्या किया, एने फ्रैंक ने, जब उनको 13 ईयर ओल्ड गर्ल को उनके बर्थडे पे एक डायरी गिफ्ट की उनके फादर ने, उसके बाद उन्होंने अपने हर छोटे बड़े एक्सपीरियंस को उन्होंने अपनी डायरी में उन्होंने जॉट डाउन किया, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा। इसके बाद हम पढ़ते हैं उनकी फैमिली के बारे में, फैमिली डिटेल्स ऑफ एने फ्रैंक। उनकी फैमिली में शी हैड लविंग पेरेंट्स एंड अ 16 ईयर ओल्ड सिस्टर मार्गोट। उनके फादर, मदर और एक 16 ईयर ओल्ड गर्ल मार्गोट। तो बताते हैं कि उनकी जो फैमिली थी बहुत ही लविंग फैमिली थी, बट स्टिल उनको ऐसा लगता था कि मेरे पास मेरी फैमिली, मतलब मैं बहुत अच्छी है, बहुत लविंग फैमिली है, बट स्टिल शी वॉज वेटिंग फॉर अ वेरी गुड फ्रेंड, फॉर अ फ्रेंड जिनसे वो जो है अपनी बातें शेयर कर सके, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सके। और इसके अलावा वो ये भी बताते हैं कि उनकी जो ग्रैंड माँ है, वो अपनी ग्रैंड माँ के बारे में बताते हैं कि मैं अपनी ग्रैंड माँ को बहुत ज़्यादा जो है वो, मैं उनको मिस करती थी। अब वो मिस इसलिए करती थी उनको क्योंकि जैसे जो एने फ्रैंक है, उनके फादर के साथ में उन्हें बहुत ज़्यादा जो है ट्रैवल करना पड़ता था, ट्रैवल इन जर्मनी ओनली, इन द डिफरेंट सिटीज़ और इन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ जर्मनी ओनली। सो वो बताते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता था। तो जब हम लोग हॉलैंड में थे तो वहाँ पर क्या हुआ कि मेरी जो मदर हैं, हम लोग उनके साथ में, मेरे फादर, हम लोग सब जो है ट्रैवल कर रहे थे। तो बताते हैं मेरी ग्रैंड मदर की जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। शी वॉज़ नॉट फीलिंग गुड, शी वॉज़ अनहेल्दी इल। तो बताती हैं कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और हमें उन्हें वहीं छोड़ के जाना पड़ा था, और जिसके बाद में उनकी जो है वो डेथ वहाँ पर हो गई थी। तो बताती हैं कि मेरी ग्रैंड मदर के साथ में मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा था और मैं उन्हें बहुत ज़्यादा जो है प्यार करती थी, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मैं उनसे बहुत सारी बातें शेयर करती थी। लेकिन जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करती थी। इसके बाद वो बताती हैं डायरी बिकेम हर पर्सनल फ्रेंड। डायरी जो है उनकी लॉन्ग वेटेड फ्रेंड थी, क्योंकि वो बहुत टाइम से एक अच्छे फ्रेंड की वेट कर रही थी। तो डायरी जो है उन्होंने उसी को अपना एक पर्सनल फ्रेंड, अपना लॉन्ग वेटेड फ्रेंड मान लिया था, जिसको उन्होंने नाम भी दिया था किटी। किटी जो है उन्होंने अपनी डायरी को उनका नाम दिया था। अब इसके पीछे एक मेन रीज़न ये भी है, उन्होंने पर्सनल फ्रेंड इसको क्यों बनाया, क्योंकि उन्होंने डायरी में बहुत क्लियरली एक चीज़ लिखी है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको 1 मार्क क्वेश्चन में ये आ भी सकती है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। अब इस बात का क्या मतलब है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल? ऐसा वो इसलिए बोलती हैं, सबसे पहले तो वो इसलिए ये बात बोलती हैं क्योंकि अब वो कहती है कि मैं हर इंसान पे तो ट्रस्ट नहीं कर सकती, मैं सबको, अगर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मान लो, तो मैं किस किस से अपनी क्या क्या बात शेयर करूँगी, मैं कितना ही किसी को कुछ बता सकती हूँ, मुझे तो बहुत सारी बातें होती है बताने के लिए। अब मैं हर बात तो हर किसी को नहीं बता सकती, क्योंकि इतना तो कोई सुनना भी नहीं चाहेगा मेरी बात को। हो सकता है उसको मेरी बातों में इंटरेस्ट ना आए, हो सकता है वो बोले कि मैं बहुत ज़्यादा बोर कर रही हूँ या फिर कुछ है, तो मुझसे
बात ही ना करे। तो इसलिए भी वो कहते हैं कि अब लोगों में चाहे पेशेंस हो नहीं हो, लेकिन पेपर में तो बहुत पेशेंस होता है। वो तो मुझे ये भी नहीं बोलेगा कि अब आप लिखना बंद कर दो या मुझे इंटरेस्ट नहीं है आपकी बातों में। इसके अलावा दूसरा रीज़न इसका क्या है, वो ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि कहती है कि पेपर के पास इसलिए भी ज़्यादा पेशेंस होता है एज़ कम्पेयर टू पीपल, क्योंकि मैं उसे अगर कुछ भी बोलूँगी सो मुझे मना नहीं करेगा या मुझसे लड़ाई नहीं करेगा। जैसे कि हमारे साथ होता है, हम किसी को कुछ बोल देते हैं, अगर लोग हमारी बातों से ऑफेंड हो जाते हैं या फिर अगर हम मान लो हमें कोई चीज़ नहीं पसंद है, जैसे एने फ्रैंक के टाइम में जो हिटलर का टाइम था, वहाँ पर अगर मान लो उसे हिटलर की कोई बात नहीं पसंद है, वो हिटलर के बारे में कुछ बोलती है, उसे क्रिटिसाइज़ करती है, तो लोग जो है उसे नहीं पता कि कौन सा पर्सन जो है जाकर ये बात वहाँ पे जो हिटलर है या जो नाजीज़ हैं उनको बता दे, और इसके कारण मैं और मेरी फैमिली जो है ये बहुत बड़े ट्रबल में फंस जाएँ। तो वो कहती है कि और मुझे क्या पता कि कौन मेरी बातों को कैसे ले रहा है, हो सकता है कोई मेरी बात का मजाक बनाए, जो एक्चुअली में भी हमारे साथ में होता है। कोई ऐसी बात नहीं है, ये बहुत कॉमन चीज़ है, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम हर किसी से अपनी लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस या फिर सारी बातें शेयर करना पसंद नहीं करते हैं, जो कि सेम एने फ्रैंक के साथ में भी था। सो वो उस कॉन्टेक्स्ट में बोलती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एक 30, इसीलिए जो डायरी है ये बहुत स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, क्योंकि 13 ईयर ओल्ड गर्ल के माइंड में ये सब चीज़ें आना बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ है। इसके बाद है एनेज एजुकेशन। एनेज एजुकेशन की बात करते हैं। सो उनकी 6 ईयर्स तक की स्टडी थी वो मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में हुई थी। इसके बाद में द एटमोसफेयर ऑफ हर क्लास। अब इसके बाद में क्या होता है, वो बताती हैं कि हमारी क्लास का एटमॉस्फेयर ऐसा था कि सब बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि कौन सा जो बच्चा है वो अगली क्लास में प्रमोट होने वाला है या नहीं होना है। अब आपकी जो बुक में है वो क्लास की जगह पे फॉर्म वर्ड जो है वो यूज़ किया गया है, वहाँ पे लिखा गया है कि कौन से बच्चे जो अगले फॉर्म में प्रमोट होंगे या नहीं होंगे, तो वो कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है, फॉर्म वहाँ पर क्लास के लिए ही यूज़ किया है। तो एने बताती है, वो अपनी डायरी में लिखती है ऐसे कि मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब ये था कि वो अपनी बहुत ही मतलब एक ह्यूमर से लिखती हैं, कहती हैं कि मुझे तो बहुत टेंशन था एक सिर्फ मैथ्स का ही, क्योंकि मेरी मैथ्स में ही जो वो टीचर थे मुझे बहुत डांटते थे, मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो उन्हीं से प्रॉब्लम था, अदरवाइज़ तो मेरे को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था। और कहती है हमारी क्लास में तो ऐसे बहुत सारे डमीज़ थे जो मुझे लगता है कि वो प्रमोट नहीं होने वाले हैं। अब वो डमीज़ किसको बोलती हैं, वो डमी बोलती हैं कि ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा डम हैं या जो बहुत ज़्यादा फुलिश हैं, जो बुद्धू हैं, जिनको समझ में ही नहीं आती हैं चीज़ें, तो उनके लिए वो डमी वर्ड यूज़ करती हैं। कहती हैं कि मेरी क्लास में तो बहुत सारे डमीज़ हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ कि मार्क्स के बेसिस पे या फिर उनकी इंटेलिजेंस के बेसिस पे अगर ऐसा हुआ ना कि उनको प्रमोट नहीं करने वाले, तो मुझे लगता है कि मेरी क्लास के आधे से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो इसी क्लास में रहने वाले और प्रमोट होने ही नहीं वाले हैं। फिर वो बताती है कि एटमॉस्फेयर वॉज फियर, मतलब एटमॉस्फेयर ऑफ फियर एंड नर्वस इन दी क्लास। तो बताती है कि जो वहाँ पर एटमॉस्फेयर था, जस्ट बिकॉज कि कौन सा बच्चा प्रमोट होगा नहीं होगा, इसके कारण हमारी क्लास का जो मतलब एटमॉस्फेयर था बहुत ही नर्वसनेस और बहुत ही फियरफुल एक्सपीरियंस था, बहुत ही फियरफुल वहाँ का एटमॉस्फेयर था। वो कहती है अच्छा ये मेरे को ये चीज़ इतनी अजीब इसलिए भी लग रही थी, इतनी टेंशन इसलिए भी हो रही थी बिकॉज टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन दी अर्थ। कहते हैं क्योंकि हम कुछ भी नहीं कह सकते टीचर्स के बारे में, टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर इन ऑन दिस अर्थ। तो कहते हैं कि टीचर तो ऐसी चीज़ है कि वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, तो हम उनको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, हम नहीं समझ सकते कि वो क्या करने वाले और वो क्या नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए हमारी जो पूरी क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा जो है नर्वस थी। फिर वो कहती है पनिश्ड बाय दी टीचर। अब यहाँ पर ये बहुत ही फ़नी एक्सपीरियंस है और उनका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। वो जैसे हमने अभी बात की थी कि उनके जो मैथ्स टीचर थे मिस्टर कीसिंग, वो उसके बारे में बताती हैं। देन वो कहती है मिस्टर कीसिंग वॉज माई मैथ्स टीचर, और वो कहती है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटते थे, बहुत मुझे पनिश करते थे बिकॉज मैं उनकी क्लास में बहुत बात करती थी। मैं सभी क्लासेस में बहुत बात करती थी, लेकिन हो सकता आई डोंट नो कि मैं उनकी क्लास में इतना ज़्यादा बात करती थी या वो सिर्फ मुझे ही डांटते थे, क्योंकि वो हमेशा मुझे जो है चुप ही कराते रहते थे और मैं हमेशा बोलती ही रहती थी। तो वो बताती हैं, फिर कहती हैं कि उसी से परेशान होकर एक बार मिस्टर कीसिंग ने, जो मेरे मैथ्स टीचर हैं, उन्होंने मुझे एक एसे लिखने के लिए बोला। उन्होंने बोला चैटर बॉक्स के ऊपर एक एसे लिख के लेकर आओ। तो एने फ्रैंक ने बोला ठीक है मैं लिख लाऊंगी। अब क्या होता है उसके बाद में, पहले तो वो सोचती हैं, कहती है कि मैं कैसे लिखूंगी ऐसे, चलो ठीक है। वो फिर बोलती है कि मैं ज़्यादा स्पेस दे दूंगी लाइंस के अंदर ताकि जो मेरा ऐसे है वो लेंदी हो जाएगा। और काफ़ी टाइम तक तो वो सोचती रहती है कि मैं क्या लिखूंगी क्या नहीं लिखूंगी, पर 2-3 दिन के अंदर वो अपना ऐसे जो है वो लिख लेती हैं।
और वो बताती हैं पहले तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे लिखूँ और क्या लिखूँ, लेकिन जब मैंने ऐसे लिखना स्टार्ट किया तो मैंने 2 नहीं बल्कि 3 पेजेस में मैंने वो ऐसे लिख दिया। मेरे ऐसे कम से कम 2-3 पेजेस के अंदर वो ऐसे मेरा आया था। और जब मैंने वो क्लास में ऐसे को नरेट किया तो सब लोग जो है वो बहुत खुश हुए मेरे ऐसे को लिख के। कहती कि मैं जो हूँ, मैंने तो अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है मतलब जस्टिफाई किया वहाँ पर कि हाँ मैं बात करती हूँ, लेकिन उसने अपने आप को इस तरह से जस्टिफाई किया कि उसकी गलती ही नहीं नजर आई उसमें किसी चीज़ में। देन उसके बाद में क्या हुआ, जो मिस्टर कीसिंग थे वो बहुत इंप्रेस हुए उसका ऐसे पढ़ के, वो बहुत खुश भी हुए, हंसे भी, वो अफेंड नहीं हुए, वो बल्कि उन्होंने उसको प्रेस किया और वो काफ़ी हंसे। उसके बाद उन्होंने, जब वो फिर भी चुप नहीं हुए, बहुत बात करती थी, देन अगेन उन्होंने उनको एक ऐसे लिखने को दिया। अब उन्होंने कौन सा ऐसे लिखने को बोला, कहा अब तुम लिख के लाओगे ऐसे एन इनकरेजिबल बॉक्स। इनकरेजिबल बॉक्स मतलब कि वो ऐसा इंसान जो बहुत ढीठ है, जो पक्का हो गया है, मतलब कि वो कभी बदल ही नहीं सकता। अब उन्होंने बोला तुम लिख के लाओगे एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। तो फिर अब वो इसके ऊपर ऐसे लिख कर लेकर आई। तो वो कहती है फिर उन्होंने क्लास में ऐसे को नरेट किया और उसके बाद फिर टीचर ने जो है, उसके बाद उन्होंने वो भी इस वाले ऐसे में भी काफ़ी हंसे, लेकिन फिर मैंने उसमें भी जस्टिफाई किया कि मैं बात करती हूँ या इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं उन सब में तो ये बहुत ही नेचुरल ट्रेट है कि हम हमेशा बातें करते ही हैं। फिर वो कहती है और मैं इसका कुछ कर भी नहीं सकती हूँ बात करने का, क्योंकि ये जो ट्रेट है ये तो मुझे मेरी मम्मी से मिला है, मेरी मम्मी भी बहुत बातें करती हैं, तो जो चीज़ें इनहेरेंट है उनमें तो मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। फिर उसके बाद में वो सुन के भी सब बच्चे काफ़ी हंसते हैं। देन अगेन क्योंकि वो चुप नहीं होती हैं, वो बहुत बात करती हैं, तो फिर से जो उनके मैथ्स टीचर हैं मिस्टर कीसिंग, वो उनको थर्ड टाइम एक ऐसे लिखने को बोलते हैं। अब वो कहते हैं कि अब तुम किस पे से लिख के लाओगी, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ये उन्होंने उनको एक प्रॉपर एक टॉपिक दिया जिसके ऊपर अब उन्हें कहा गया कि अब तुम इसके ऊपर ऐसे लिखकर लेकर आओगी। तो अब जो एने फ्रैंक है वो बहुत परेशान हो गई, मतलब उनको ऐसे लगता था कि मुझे लगता है, मुझे ऐसा भी पता है कि जो मिस्टर कीसिंग है, जो मेरे मैथ्स टीचर हैं, वो मुझसे काफ़ी इम्प्रेस्ड है मेरे लिखने के तरीके से, और वो इसीलिए मुझे बार बार लिखने को बोलते हैं क्योंकि वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं। लेकिन अब मुझे कुछ ऐसा करना है जिसके बाद वो मुझे इस तरह की पनिशमेंट दोबारा नहीं दे, और मुझे उन्हें एक ऐसा जवाब देना है जिससे कि दोबारा से वो मुझे परेशान नहीं करे, क्योंकि मैं बात करती हूँ उनको बहुत मुझसे परेशानी होती है। अब उसने क्या किया, उसकी एक फ्रेंड है, उसने उनसे बात की अपनी फ्रेंड से और उसको बोला, क्योंकि वो उनकी जो फ्रेंड है वो पोइट्री बहुत अच्छी लिखती है, तो उन्होंने अपनी फ्रेंड से बात की और उनको बोला कि मुझे पोइट्री लिखनी है, और उसने अपना सब्जेक्ट वगैरह बताया कि मुझे इस तरह से लिखना है। अब उसने वो जो एसे वो भी वर्स फॉर्म में, पोएम फॉर्म में उस एसे को लिखा, और वो उसमें उसने स्टोरी क्या लिखी, बहुत ही अच्छी स्टोरी उन्होंने मतलब उसमें समझाने की कोशिश की, और उन्होंने इस तरह से जस्टिफाई किया अपने आप को, इस तरह से वो स्टोरी लिखी कि किसी को बुरा नहीं लगा उनकी बात का, और किसी को मतलब और जो मिस्टर कीसिंग है वो भी ऑफेंड नहीं हुए उनकी बात से। अब उन्होंने इसमें क्या लिखा, वो उन्होंने जो अपनी पोएम थी उसमें वो ऐसे जस्टिफाई करती हैं अपने आप को। वो बताती हैं कि एक बार जो एक मदर डक थी, उनकी शादी होती है फादर स्वैन से, और उनकी 3 डकलिंग्स होते हैं, और वो जो 3 डकलिंग्स हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक 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 करते हैं, इसलिए उनके फादर ने जो है उनको मार दिया था। अब यहाँ पर अब हम लोग सोचेंगे कि यहाँ पर इतना ज़्यादा ह्यूमर क्या है। अब यहाँ पर ह्यूमर ये है कि वो डकलिंग्स खुद को बताती है, और वो जो फादर स्वैन है वो बताती है मिस्टर कीसिंग को, वो कहती है कि फादर जो मतलब जो मिस्टर कीसिंग के लिए वो फादर स्वैन वर्ड यूज़ करती है कि जो फादर स्वैन है उन्होंने अपने डकलिंग्स को सिर्फ इसलिए उनको जान से मार दिया, सिर्फ इसलिए उन्होंने उनको मार दिया क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा जो है क्वैक 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 करते थे। सो अब जो है ये पढ़ने के बाद में मिस्टर कीसिंग बहुत ज़्यादा जो है वो खुश हुए। वो उन्होंने इस चीज़ को इतना मतलब ऑफेंड उस फॉर्म में नहीं लिया कि उन्हें बुरा नहीं लगा, बल्कि वो जो इसका टैलेंट है, जो एने का टैलेंट है, उसको देख के वो बहुत ज़्यादा मेस्मराइज हुए, बहुत प्रेस किया उसको। लेकिन उसके बाद में कभी भी उन्होंने एने फ्रैंक को नहीं डांटा, उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला उनको कि तुम बात नहीं करोगे। वो जितना मर्जी बात करती थी और उसको कोई भी टोकता नहीं था। और उसका ये ऐसे सुनने के बाद में सभी क्लास में जो बच्चे हैं वो भी बहुत खुश हुए, वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो हंसने लगे। इसके बाद यहीं पर जो हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस है, जो हमारा ये स्टोरी है, यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस स्टोरी का मेन सब्जेक्ट ये था कि जब नाजीज़ ने
एने फ्रैंक के परिवार को, मतलब ऑब्वियसली जो वहाँ पे जूविश फैमिलीज थी उनको जब नाजीज जो हिटलर थे वो उनको टॉर्चर कर रहे थे, वो कंट्रोल सेंटर में होने के बावजूद भी एक डायरी लिख रही थी, और वो डायरी को जब उनके फादर ने पढ़ा उसके बाद उन्होंने इस डायरी को पब्लिश करवाया। इसके बाद हम इसमें एने फ्रैंक की अगर बात करें तो हमने पढ़ा एने फ्रैंक जो है बहुत ही सेंसिबल गर्ल थी और बहुत ही क्विक विटेड गर्ल थी। क्विक विटेड इसलिए क्योंकि वो जो है जिस तरह से वो बातें करती थी, जिस तरह से वो बहुत ही क्विक थी आंसर करने में, मतलब वो इतनी सेंसिबल थी, उन्हें पता है कि कब मुझे किसको कैसे आंसर करना है, और वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो डम्ब नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्मार्ट थी। अब आपने नोटिस किया यहाँ पर उनको जितने भी ऐसे दिए उन्होंने हर जगह पर जो है कोशिश की कि मैं इस तरह से मिस्टर कीसिंग को रॉन्ग प्रूफ करूं ताकि वो जो ऑफेंड भी नहीं हो और मैं अपनी बात भी रख दूं। इस तरह से उन्होंने अपनी बातों को रखा कि किसी को उनकी बातों का बुरा भी नहीं लगा और उन्होंने अपनी बात भी रखी। इसके अलावा जो 13 ईयर ओल्ड गर्ल है उन्होंने जिस तरह से अपनी आप को प्रेजेंट किया, जिस तरह से उन्होंने डायरी लिखा और जिस तरह से उन्होंने ये चीज़ को एक्सप्लेन किया कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, ये बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ है कि कोई 13 ईयर ओल्ड गर्ल इतनी सी बात को समझ पाई, इतनी बड़ी बात को समझ पाई कि जो पेपर है उसमें एज कम्पेयर टू पीपल बहुत ही ज़्यादा जो है पेशेंस होता है। आई होप आपको ये स्टोरी जो है ये जो चैप्टर है ये आपको समझ में आया होगा और क्वेश्चन आंसर्स करते टाइम आपको किसी भी पॉइंट पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे आप। I hope you understand all the things in this chapter, and whichever the points I have cleared here are well discussed in our DNA guides. So for more updates, for more information, you can log into our website www.dnaeducation.com. Thank you so much.